हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है वो है माइंस इंस्पेक्टर का। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं तो ये जो टोल फ्री नंबर है 6200670155, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा शायद, और डायरेक्ट कॉल भी मत कीजिएगा, मैं शायद रिसीव ना कर पाऊँ। आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट रिस्पॉन्ड करूँगा। माइनिंग सरदार ओवरमैन का सिलेबस अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या रहेगा: कोल्स माइंस रेगुलेशन CMR रहेगा, माइंस एक्ट रहेगा, माइंस रूल, कोल पिट हेड बाथ रूल, इसके बाद आपका रेस्क्यू रूल रहेगा, VT रूल रहेगा, क्रैच रूल रहेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल रहेगा, ये सारा कुछ होगा। साथ ही साथ DJ देशमुख वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये तीनों आपका करवाया जाएगा। तो अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप पे नंबर आ रहा है, ये बेसिकली स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 6200670155, इस पर आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये माइंस इंस्पेक्टर का निकाला गया है। इसका डेट ऑफ ओपनिंग का बात करेंगे तो 4/6/2022 से, यानी कि 4 जून से फॉर्म भरना शुरू होगा। और लास्ट डेट का बात करेंगे तो 4 जुलाई तक, मतलब 1 महीना आपके पास टाइम है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। माइंस इंस्पेक्टर का काफ़ी डिमांड रहता है, और इसका जो पोस्ट है काफ़ी रेपुटेड जॉब है, आप कह सकते हैं। ग्रुप B लेवल पे आता है, जो कि नॉन गेस्टेड गेस्टेड कैटेगरी में आता है। शुरू में आपका नॉन गेस्टेड रहेगा बट बाद में आपका गेस्टेड कैटेगरी मिल जाएगा। मतलब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, वो भी अच्छे रैंक पे। आपका सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास होगा। बाकी इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें लिखा गया ऑनलाइन को छोड़ के अगर आप किसी दूसरे मोड से भरते हैं तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, आपको ऑनलाइन ही भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजा भेजी नहीं करना है। फीस की अगर मैं बात करूं कि फ़ी कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी का जो फ़ी होगा वो टोटल 125 रुपया होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। इसी तरह से अगर मेन एग्ज़ाम का बात करेंगे तो उसका भी अलग से निकलेगा। देखिए बताते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम है। ठीक है। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम है, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कहेंगे। इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाहर के कैंडिडेट हैं तो 125 रुपया लगेगा। SC हैं, ST हैं, हैंडीकैप्ड है तो आपका 65 रुपीज़ और अलग अलग चार्जेस लगेंगे। बाहर के कैंडिडेट का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर आप नहीं रखते हैं, आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है जो कि जॉब का हो, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जॉब से रिलेटेड हो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बनाए हैं और कोई दूसरे स्टेट से है, फॉर एग्जांपल अगर आप झारखंड में रहते हैं और आपके पास OBC सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, लेकिन आप इसके लिए वैलिड नहीं है, आप इस कैटेगरी के लिए वैलिड नहीं है, आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से भरेंगे। सबसे पहले प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम होगा, मतलब प्री होगा। प्री एग्ज़ाम देने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फ्री एग्ज़ाम जब आपका निकल जाएगा तो फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। फिर आपका मेंस का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। मेंस का नोटिफिकेशन निकालेगा सेम टू सेम, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस के टाइम। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दोनों को बेसिस मानते हुए। देन आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो फिर आप सेलेक्टेड हो जाएंगे माइंस इंस्पेक्टर के लिए। अब आप कहेंगे कि यार 2-2 फेज़ में एग्ज़ाम है, बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है। देखिए बताते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये UPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सेक्टर कमीशन आपका एग्ज़ाम ले रहा है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का जब भी एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता है। लेकिन पहला स्टेज ही डिफ़िकल्ट है, सेकेंड स्टेज डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। चलिए, तो बेसिकली आप समझ गए कि फॉर्म भरने का डेट कब है, क्या फ़ी लगेगा, बाहर के कैंडिडेट हैं, ये सारा इंस्ट्रक्शन वही सब लिखा हुआ है। इसमें 2-4 को बड़ा मज़ेदार बात लिखा है, पढ़िएगा मज़ा आएगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 नंबर में मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप मैरिड हैं और आपका एक से ज़्यादा बीवी है ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक कि ऑनरेबल गवर्नमेंट के द्वारा आपके पास एजेम्पशंस यानी छूट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक से ज़्यादा बीवी अगर आपका है तो परेशानी हो जाएगा आपको।
और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो उसके साथ रह रही है, मतलब एक से ज़्यादा बीवी वाला आदमी के साथ रह रही है, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं जब तक कि ऑनरेबल गवर्नमेंट के द्वारा उसके पास सर्टिफिकेट ना हो। तो थोड़ा अटपटा है लेकिन बाकी सही है। और यहाँ पे आर्मी वाले जवान को काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाएगा। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में वगैरह है तो आप ज़रूर कैटेगरी को भरिएगा, इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रेफरेंस में लिखा गया है कि अगर आप आर्मी को, टेरिटरी आर्मी को सर्विस दिए हैं 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, उस कंडीशन में आपको एजम्पशंस दिया जाएगा। पहला तो ये कैटेगरी है जिसमें बहुत कम चांसेस है कि लोग होंगे। दूसरा है कि हु हैव ऑब्टेंड बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। एनसीसी जो होता है उसका अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। तो अगर आपके पास बी टाइप का सर्टिफिकेट है एनसीसी से तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा कि मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर प्री नहीं निकालेंगे तब भी आपको उठा लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्री निकालेंगे, आप मेंस निकालेंगे, उसके बाद जो सीटेड होगा, जब आपका कैटेगरी लिस्ट निकाला जाएगा तब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो प्री और मेंस के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो 1 ईयर होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 साल होना चाहिए। पीएच कैंडिडेट है यानी यूपी गवर्नमेंट में है और पीएच है, एससी एसटी है तो 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जितना भी होगा वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से वैलिड होगा, यानी जो उत्तर प्रदेश के होंगे उन्हीं को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बाकी को जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, यानी कि 21 से 40 साल। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट एडमिट हो जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, जिनको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन जो क्लियर कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे सक्सेसफुली, उसको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल अप अनदर एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये आप नहीं समझिएगा कि एक बार फॉर्म भर लिए तो हो गया, नहीं। अगर प्री निकाल लिए तो मेंस के टाइम आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और टोटल मिला के 250 रुपया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी रोल नंबर वगैरह आपका सेम टू सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम टू सेम रहेगा। अगला बार फॉर्म भरेंगे ई एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड घर नहीं भेजा जाएगा तो आपको ईमेल आईडी संभाल के रखना है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन यहीं पे है कि अगर आप फर्जरी करते हैं तो आपके ऊपर में केस भी चलाया जा सकता है। पहला तो ये होगा कि आपका डिबार कर दिया जाएगा, आप पीएससी का एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते, उसके ऊपर केस भी चल सकता है। तो फर्जरी करने का कोशिश मत कीजिएगा, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वही रियल में अपलोड कीजिएगा, फर्जरी मत कीजिएगा। ओएमआर सीट पे एग्जामिनेशन होगा आपका। पहला वाला जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पहला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ओएमआर सीट पे होगा और इसके लिए आपको सेंटर पड़ेगा अलग अलग जगह पे। चांसेस है कि उत्तर प्रदेश में ही सेंटर पड़े और उसी में अलग अलग लोकेशन में पड़ेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी 1 नंबर अगर आपको मिलता है तो 0.33 माइनस 0.33 नंबर कटेगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो, यानी 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। बाकी इसमें यही सब चीज़ें लिखी गई है कि आपको कम से कम 40% लाना है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% लाना है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% आपका आना चाहिए, तो जाके आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए। देन आपको मेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा और मेंस का फॉर्म भरने के बाद फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर आप भरना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर कमेंट बहुत ज़्यादा आता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। अभी टाइम है आपके पास, आज से स्टार्ट ही हो रहा है तो मैं आपको आज ही वीडियो दिखा दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इसके सिलेबस के ऊपर। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसमें 2 एग्ज़ाम है भाई साहब, प्री है, मेंस है। प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, 1 आपको टिक मारना है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखना पड़ेगा, कॉपी मिलेगा, कलम मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और जैसे एग्ज़ाम देते थे आप डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जो सिलेबस है वो जनरल है सबके लिए। क्या क्या है सिलेबस में, देखिए बताया जा रहा है। जो सिलेबस है उसमें जनरल स्टडीज़ है 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जनरल हिंदी है, ये प्री का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा ये प्री का सिलेबस है। जनरल स्टडी है 25 नंबर का, जो कि
25 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 25 दूनी 50 नंबर का रहेगा टोटल। जनरल हिंदी की बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। 2 घंटा का एग्जाम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ये प्री का नहीं बल्कि मेंस का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, ये मेंस का सिलेबस है, प्री का नहीं है, ठीक है। तो प्री के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए प्री का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल स्टडीज़ में प्री का सिलेबस दिया है कि जनरल साइंस आपको पढ़ना है, हायर स्कूल स्टैंडर्ड का, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है, भारत का इतिहास क्या रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जो अलग अलग मूवमेंट चलाया गया था भारत में अलग अलग टाइम पे, वो पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स और कल्चर पढ़ना है। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, ये सब पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, अगर कुछ हुआ है जैसे करंट अफेयर में आपको नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ना है। जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, जैसे भी श्रीलंका वाला मैटर चल रहा है उस टाइप का, ये नहीं कि बगल वाला बकरी मर गया, ठीक है। इसके बाद लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड कुछ जनरल इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसमें हो सकता है। कुछ साइंटिफिक, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ से रिलेटेड होगा। मैथ भी होगा, एलिमेंट्री 8 लेवल तक का होगा, यानी ग्रुप डी लेवल का मैथ होगा, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मैथ का एकदम सिलेबस स्पष्ट कर दिया है, अर्थमेट्रिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री 8 लेवल का, यानी ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन उठाइएगा, अर्थमेटिक का, अलजेब्रा का और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछता बस उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी यहाँ पे जो रीजनिंग दिया हुआ है वो भी, उसका भी लेवल वही है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देन आपका जनरल हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें विलोम शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष्य विशेष्यम, पर्यायवाची शब्द, संधि और समास, उपसर्ग, प्रयास, मतलब हिंदी का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मज़ा आ रहा है पढ़ के। इसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपका सेम सिलेबस, जिसमें जूलॉजी का पोर्शन भर भर के पूछा जाता है। कोई भी माइंस इंस्पेक्टर का वैकेंसी उठाइए उसमें जूलॉजी का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा कि KM बांगड़ साहब का जो किताब होता है, मैं खुद इसको पढ़ता था, बड़ा ही अच्छा किताब है, आप उसको पढ़िए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो माइनिंग जूलॉजी और इकोनॉमिक जूलॉजी के लिए फिजिकल जूलॉजी है, मिनरलॉजी है, पेट्रोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, फिर माइन सर्वेइंग का भी पोर्शन है, सर्वेइंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक है, चेन सर्वेइंग है, लेबलिंग है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, थियोडोलाइट है। फिर माइनिंग टेक्नोलॉजी का कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, माइनिंग ट्रांसपोर्ट मशीनरी है, रॉक मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल, हीट ह्यूमिडिटी, सरफेस माइन एनवायरनमेंट, अंडरग्राउंड माइंस एंड वेंटिलेशन, ठीक है, माइंस रेस्क्यू, रिकवरी, लेजिस्लेशन, सेफ्टी। ध्यान रखिएगा जितना भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि ये आप ऑथेंटिक डाटा इसका पढ़ें, मतलब DJ देशमुख साहब से पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर DJ देशमुख में नहीं है तब दूसरे किताब को प्रेफरेंस कीजिए, पहला DJ देशमुख को मानिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सिलेबस था, प्री का भी मेंस का भी। प्री में देखिएगा ये सारा कुछ सिलेबस है जो मैंने बताया, ये पूरा का पूरा है प्री का सिलेबस। प्री अगर आप निकाल लेते हैं फिर से फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका मेंस होगा। मेंस में सिर्फ माइनिंग का पेपर रहेगा और रिटन एग्जामिनेशन होगा, जैसे पेपर में लिखते हैं कलम से। 8 गो टोटल क्वेश्चन रहेगा, उस 8 क्वेश्चन में पहला नंबर कंपलसरी रहेगा, दूसरा नंबर कंपलसरी रहेगा। टोटल 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, A और B, और कुल मिलाकर के हर क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। तो आपको अटैम्प्ट करना है उसको, ठीक है। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है ना। तो इससे रिलेटेड अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। और फॉर्म अगर कोई भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिएगा। देखिए पहला इसका टफ़ है, दूसरा टफ़ नहीं है, यानी प्री अगर आप निकाल लेते हैं तो मेंस में आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा। मेंस में पहला तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बाद आपको अगर अच्छे से आता है पढ़ना तो उसमें भी पड़ेगा, लेकिन मेंस में कंपटीशन कम हो जाएगा। प्री में जो है कंपटीशन है, 55 सीट का वैकेंसी है, तो आई होप कंपटीशन इसमें ज़्यादा बनता है। तो देखते हैं
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।